गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑलराइट। तो मई 2023 का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो उसी में आगे गाड़ी हम लोग को अपनी बढ़ानी है, सही है सर? ओके। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस किए थे, है ना। आई थिंक 75 क्वेश्चन हो गए थे पिछली क्लास तक। एक बार पिछले कुछ क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये तवक्को के बियॉन्ड क्वेश्चन था। ये सर एक्सपेक्टेड नहीं था कि थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन होगा। नंबर वन पे तो हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है यूएस। सेकंड नंबर पे है यूएई। अगला सवाल था कि सर थर्ड पे कौन होगा। तो बताइए जरा, कल थर्ड कौन सा पढ़ा था? ये क्वेश्चन कल ही डिस्कस करके आए हम लोग। हाँ जी। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर था नेदरलैंड्स, ठीक है। इसका आंसर था सर आपका नेदरलैंड्स। चलो, तो इसके बाद तो 75 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कल बात कर ली थी, ठीक है। ये ट्रैकोमा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यहाँ तक ट्रैकोमा के बारे में पढ़ लिया था। तो ट्रैकोमा के लिए हमने देखा था बेनिन और माली। यहाँ से ये हट गया, खत्म हो गया है। तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमाटिस, इसके बारे में यहाँ तक की बात हम लोगों ने करी थी। तो स्टार्ट करते हैं सर फिर आज का करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Recently, who amongst the following has been appointed as the Union Minister of Earth Sciences? ये देखो सर, पहला ही सवाल खाता खोल देने वाला सवाल है सर, ठीक है। इसमें मतलब सर अगर गलती कर दी तो इसका मतलब स्कूल जाने की जरूरत है वापस, ठीक है। प्रणाम निकिता जी। पहले सवाल में गलती का मतलब होता है कि वापस से स्कूल जाने की जरूरत है। तो करेक्ट आंसर क्या था इसका? किरण रिजिजू, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज किरण रिजिजू। देखो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो शफल होती रहती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका शफल होती रहती है। प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेंगे, जो पोजीशन देना चाहें दे सकते हैं ना। इन सबके कैप्टन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। हाँ, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर डूबे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया या प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो गया, तो पूरी कैबिनेट को, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और प्राइम मिनिस्टर अगर गए तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाएगी। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक इंडिविजुअल मिनिस्टर है, उसको प्राइम मिनिस्टर जब चाहे हटा सकते हैं, उसकी जगह दूसरे बंदा ला सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से दो आर्टिकल्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए? तो ध्यान रखना, एक आर्टिकल 74 है, एक आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 74 और 75 पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे 74 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा। ये किस में लिखा है? आर्टिकल 74 में लिखा है। आर्टिकल 75 में मेन बात क्या आती है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बन के आते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, ये कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 74। और देयर द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है?
उसके लिए आर्टिकल 75। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए ये दो आर्टिकल 74 75 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ऐसा नहीं कि पूरी लोकसभा को आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया, या जैसे बीजेपी के पास 300 सीटें आई, ठीक है, लोकसभा में 300 प्लस सीट्स आई बीजेपी के पास, तो बीजेपी ने सबको मिनिस्टर बना दिया, ऐसा नहीं कर सकते। मिनिस्टर्स की एक लिमिट होती है, तो जितनी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसका 15% शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी 15% ऑफ द लोकसभा स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये प्रोविजन शुरू से नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको बाद में ऐड किया गया है बाय द 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003, ठीक है। ये जो 15% की लिमिट लगी है ये कब लगी है, 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ तक ये 74 75 सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है। बहरहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ पढ़ते हैं। रिसेंटली अंडर द जल जीवन मिशन 12 crore टैप वाटर कनेक्शंस हैज बीन प्रोवाइडेड टू रूरल हाउसहोल्ड्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। सवाल ये है कि जो जल जीवन मिशन है वो किस साल में लॉन्च हुआ है, जल जीवन मिशन गवर्नमेंट स्कीम्स पे दो सवाल आए थे इस बार, बताइए जरा जल जीवन मिशन किस साल में लॉन्च हुआ है, करेक्ट आंसर बताइए। ए बी आपके आंसर आ रहे हैं, देखते हैं। तो जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ है, तो ये सर 2019 में लॉन्च हुआ था। एक्चुअली 2019 में जैसी बीजेपी गवर्नमेंट वापस से पावर में आई थी, तो वन ऑफ द आप कह सकते हो शुरुआत के वन ऑफ द स्टार्टिंग डिसीजन जल जीवन मिशन था। प्रधानमंत्री ने वाटर मिनिस्ट्री भी बनाई थी, पहले डिपार्टमेंट होते थे वाटर के लिए रिलेटेड, बट मिनिस्ट्री पहली बार बनाई थी। तो जल मंत्री भी हमारे देश में बने हैं 2019 में। तो जल जीवन मिशन उन्होंने लॉन्च किया था 2019 में। तो इसका जो पर्पस है वो ये है, हर घर जल, नल से जल, ये पर्पस है, हर घर नल से जल, यानी हर एक इंडिविजुअल घर में टैप वाटर की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को किलोमीटर्स लंबा चल के पानी भर के लाना पड़ता है मटके से, और अपने घर में वो यूज करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, हर एक घर में टैप वाटर का कनेक्शन हो और उस टैप वाटर से उस घर तक पानी पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो पर्पस ये है कि 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, हर एक रूरल हाउस होल्ड में, ठीक है, हर एक रूरल हाउस होल्ड में सरकार का कितना टारगेट है कि पर पर्सन, एक पर्सन को एक दिन में कितना पानी प्रोवाइड किया जा सके, 55 लीटर्स, एक पर्सन के हिसाब से काफी है, ठीक है। तो यही पर्पज है जल जीवन मिशन का। ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये अभी 2019 में ही क्रिएट की थी गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो अभी 2019 से कितने साल हो गए सर, ये आपका 2023, 4 साल हो गए। तो अभी गवर्नमेंट ने पूरा डिटेल निकाला था कि कितना फायदा इसने लोगों को पहुंचाया है। तो इन्होंने कहा था कि जो 50% रूरल हाउस होल्ड हैं उन्हें टैप वाटर कनेक्शन से ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, पहले जो महिलाएं थी, क्योंकि पानी लाने का काम रूरल हाउस होल्ड में किसका होता है,
महिलाओं का होता है, लेडीज का होता है। तो जो टाइम उन्हें पहले पानी लाने में लगता था, पहले वो किलोमीटर्स लंबा चल के जाती थी फिर वापस आती थी, तो ये टाइम उनका बचेगा। इस बचे टाइम में वो अपनी स्किल्स पे काम कर सकती हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर सकती हैं, जिससे वो अपनी अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं। तो इससे रूरल इनकम भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आप देखो विमेन एम्पावरमेंट भी ये क्रिएट करेगी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली विमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने ये मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, रूरल विमेन नो लॉन्गर हैव टू वॉक एक्स्ट्रा माइल्स टू गेट वाटर, एनहेंस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेव टाइम फॉर बेटर केयर फॉर देयर फैमिली। ठीक है, चलो, तो गलती होने से कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी यह है कि एक बार गलती करके सीख जाओ। एक बार यहाँ गलत कर लिया और एग्जाम में आ जाए, वहां गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ते टाइम गलती अलाउड होती है, लेकिन जब बैटल फील्ड में होते वहां गलती सर अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि गलती करना गलत है, डिपेंड करता आप कर कहाँ रहे हो। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इंफॉर्मेशन, which of the following states hold the maximum number of GI tagged goods? According to recent information, which of the following states hold the maximum number of GI tagged goods? पीडीएफ नोट्स बिल्कुल अवेलेबल होगा। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पीडीएफ नोट डाउनलोड कर सकते हैं ना, लिंक है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं मिल रहा कोई दिक्कत है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो 9990784642। वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज नहीं भी कोई मिल रहा है, नहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो 9990784642 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको अलग से लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो किस स्टेट के पास मैक्सिमम नंबर जीआई टैग गुड्स हैं? तो पहले केरला चल रहा था, अभी नंबर 1 पे कौन आ गया? तमिलनाडु। ठीक है, नंबर 1 पे कौन चल रहा है? तमिलनाडु। 55 जीआई टैग गुड्स हैं। उसके बाद यूपी के पास है 48 और कर्नाटका के पास है 46। ये मैं आपको मई का डेटा बता रहा हूँ, क्योंकि मई 2023 का करंट अफेयर्स है, तो मई 2023 का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। ठीक है, आप हो सकता है फरवरी का ले आओ, उसमें आप कुछ और बताओ। ठीक है, तो आप कोई और डेटा आर्ग्यू करो, उससे पहले चेक कर लेना वो डेटा कब का है ना, ये चेंज होता रहता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये ना बने, क्योंकि ये चेंज भी होता रहता है। अभी ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था ताकि ये कहीं ऐसा ना हो जुलाई के एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि मई की खबर थी और चांसेस है कि जुलाई के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था, बट नहीं पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग इज लाइक अ कॉपीराइट टैग, है ना। जैसे मान लो किसी एरिया में कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनता है, वो उसी एरिया की स्पेशलिटी है। जैसे मान लो महाराष्ट्र में अल्फोंसो आम होते हैं, ठीक है, किसी एक सेक्शन में अल्फोंसो मैंगो बेस्ट मिलते हैं। अब वो अल्फोंसो मैंगो, मान लो कोई और भी स्टेट है, मान लो कर्नाटका है, वो कहने लगे कि हम भी अल्फोंसो मैंगो बेच रहे हैं, तो इससे जो ओरिजिनलिटी है, जो जगह इसके लिए फेमस है, उसका नुकसान होगा। तो अल्फोंसो मैंगो को क्या मिल जाएगा? जीआई टैग। यानी अल्फोंसो मैंगो को जीआई टैग मिला है किस लोकेशन में? महाराष्ट्र में। तो जिस लोकेशन में इसको जीआई टैग मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं के लोग बेच सकते हैं, बाहर के लोग इसे नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, ये फायदा होता है जीआई टैग का। तो इससे होता क्या है, जो रूरल एरिया है जहां की स्पेशलिटी है, उसको प्लस पॉइंट मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ वही उसे बेच सकते हैं। ठीक है, हाँ, रिसेंटली नहीं, आपका पहले से ही है, आपका जो एक तो बाक्रो ऑरेंज और इदू मिश्मी टेक्सटाइल्स, ये पहले से चल रहे हैं। क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ये 2 जीआई टैग हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। recently launched 75-29-25 initiative by the Union Ministry of Health is by the Union Ministry of Health is related to which of the following? मैं अभी तक, ठीक है जी, मैं अभी मई तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब हम लोग जून जुलाई में आएंगे तब उसकी बात करेंगे। ये 75/25 इनिशिएटिव जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये किस बीमारी से रिलेटेड है? काला अजहर, सिकल सेल अनीमिया, हाइपरटेंशन या फिर डेंगू?
ऑलराइट, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये 75/25 इनिशिएटिव हाइपरटेंशन से रिलेटेड है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज से रिलेटेड है। तो 75 और 25 का मतलब क्या है? इसका पर्पस ये है कि बाय द 2025 75 मिलियन लोगों को स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करनी है। किस लिए? हाइपरटेंशन और डायबिटीज के जो मरीज हैं, तो 75 मिलियन मरीजों को स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करनी है बाय 2025। तो 75 मिलियन से बन गया 75 और 2025 से बन गया 25, तो इसी का नाम पड़ गया 75/25 इनिशिएटिव। अब सर डायबिटीज तो चलो हमें समझ में आता है, इंसुलिन का सिक्रेशन जब कम हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अलग से इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है। तो वही इंसुलिन का जब सिक्रेशन कम हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसी को हम डायबिटीज कहते हैं। लेकिन सर ये हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन तब होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है उसी को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन, ये ब्लड प्रेशर हाई का मतलब क्या है? तो ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जो सर्कुलेटिंग ब्लड है वो एक फोर्स लगाता है। ठीक है, जो आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी जिससे ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, आर्टरी क्या है? एक ट्यूब मान लो, उससे ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उसकी वॉल पे प्रेशर लगा एग्जर्ट करता है ब्लड। ठीक है, उसकी वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करता है ब्लड। ठीक है, उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो कभी जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ना, और उसी से आपका क्या क्रिएट होता है? हाइपरटेंशन। ठीक है, तो इसमें दो लेवल नापे जाते हैं, एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल। आप देखना, आप जब ब्लड प्रेशर नापोगे तो ऐसा लिख के आता है 140/90 इस तरह से। ठीक है, ये डेटा होता है सिस्टोलिक, ये होता है आपका डायस्टोलिक। ठीक है, तो ये दो प्रेशर अलग अलग टाइम पे निकाले जाते हैं। जैसे मान लो हमारा ब्लड, आपने सुना होगा दिल धक धक करने लगा, सुना होगा ना? तो धक धक होती है, उसे हम अंग्रेजी में बीट कहते हैं। जैसे ब्लड हार्ट बीट किया, फिर रुका, फिर बीट किया, फिर रुका, फिर बीट किया, फिर रुका, बीट चलती रहती हार्ट की। तो जब हार्ट बीट कर रहा है उस टाइम आपकी आर्टरीज में क्या प्रेशर है उसको नापते हैं, उससे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये जो बड़ा वाला डेटा होता है। और जब ब्लड रेस्ट पे आता है उस टाइम पर आपका आर्टरीज में क्या प्रेशर है? ठीक है, यानी जब ब्लड, जब हार्ट बीट कर रहा है उस टाइम ब्लड प्रेशर क्या है? उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रेस्ट पर है तो उस टाइम आपका ब्लड प्रेशर क्या है? उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो दोनों को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो आपने देखा होगा बीपी मशीन। तो आपका जो वैल्यू फिक्स की गई है, अगर 140 mmHg से ज्यादा वैल्यू, ठीक है, ये प्रेशर की यूनिट होती है, mm/Hg प्रेशर की यूनिट है। तो अगर 140 से ज्यादा अगर ये वैल्यू है सिस्टोलिक के, तो बीपी हाई है। और अगर डायस्टोलिक की 90 से ज्यादा है तो बीपी हाई है। ठीक है, तो 140/90 ये एक नॉर्मल वैल्यू होती है। ये जब बढ़ जाती है तो हम क्या कहते हैं? बीपी हाई हो गया। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है, ब्लड प्रेशर में दो जो वैल्यूज होती हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वो क्या होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा दो चार हम लोगों ने यहाँ पर स्टैंडर्ड बातें करी हैं रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ जी सर। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो बताइए, अगर क्लियर है तो थम्स अप दें, और डाउट है तो बताइए सर। डायबिटीज और हाइपरटेंशन आजकल एक्चुअली जो हमारी फूडिंग हैबिट्स हो गई हैं, वो फूडिंग हैबिट्स इस तरह है कि वो हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। ठीक है, जैसे कॉफी है, कॉफी और जो नमक है, ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो वो फूडिंग हैबिट्स हमारी इस तरह से हो गई, उसी की वजह से हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारियां लगी रहती हैं। अरे देखिएगा, बिल्कुल, मैं
मेरे को कोई मजा नहीं आता अपने पास इंफॉर्मेशन रखने का। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, यही पीडीएफ अपलोडेड है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए, यही पीडीएफ अपलोडेड है, ठीक है, कुछ अलग से नहीं है। चलो जी, मैं कोई अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप ही के लिए जो पीडीएफ बनाई जाती है यही मैं रेडी करता हूँ और यही आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 80। अब देखो यहाँ पर ना हमने डायबिटीज की बात नहीं करी, अगर आप नोटिस करो यहाँ पर हमारा मेन फोकस हाइपरटेंशन पे ही रहा, इसलिए नहीं करी क्योंकि वो और वो लंबा हो जाता। तो कभी डायबिटीज का जिक्र आएगा तो हम लोग डायबिटीज का भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाओ। Recently, India has launched which of the following operations to provide humanitarian assistance to Myanmar after the devastation caused by the cyclone Mocha? देखिए अगर शुगर नहीं है तो अच्छी चीज है, बाकी ब्लैक कॉफी कितना रेस्पॉन्सिबल है उसका मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा, इसीलिए कहते हैं इंग्लिश इज अ वेरी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। मतलब इसको मैं क्या टेक्नोलॉजी पढ़ूं फिर आपके हिसाब से, मतलब फिर ये नहीं, आप सही कह रहे हो, तेची होगा, तेकी नहीं होगा, लेकिन मैं इस हिसाब से प्रोनाउंस किया ना, फिर वो फिर टेक्नोलॉजी हो जाएगा, इसको अपन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। तो कोई पर्सन अपना ये टेकी लिखा है तो मैं टेकी पढ़ दिया, हो सकता है तेची हो, ठीक है। चलिए तो मैं इसीलिए एक डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर लेके चलता हूँ, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर कोई मतलब जज नहीं करेगा, है ना, खासतौर से इंग्लिश का, ना ही मैं किसी को करता हूँ। ये मंथली करंट अफेयर्स होता है ना, हर मंथ का अलग पीडीएफ होता है। ये हम लोग मई 2023 का डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो अभी क्या है, अभी म्यांमार में एक साइक्लोन आया है, साइक्लोन, अब इसको क्या पढ़े, मोचा पढ़े कि मोका पढ़े, तो साइक्लोन मोका आया है, ठीक है। तो म्यांमार वाले एरिया में ये काफी नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए भारत सरकार ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन करुणा, ठीक है। साइक्लोन मोका का नाम, ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन करुणा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 81। Recently, PM Shri Narendra Modi attended the Group of Seven G7 Summit 2023. It was held in which of the following countries? बताइए। Recently, PM Shri Narendra Modi attended the G7 Summit 2023. It was held in which of the following countries? Australia, UK, Canada, Japan. अभी G7 की मीटिंग हुई थी, तो ये किस कंट्री में हुई थी बताइए। तो G7 समिट सर कहाँ पर हुई थी अभी, ये जापान में हुई थी, ठीक है। ये G7 क्या है, ये देखो ये एक होता है ना, ये एक तरीके का मान लो एलीट ग्रुप है। तो देश की, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स है वो इसका ग्रुप मेंबर है, बाकी ये किसी को एंट्री नहीं देते हैं। एक आप OECD देख लेना, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट, और एक G7, ये हर किसी को एंट्री नहीं देते हैं अपने ग्रुप में ज्वाइन होने की। अभी लेकिन जापान ने कहा था कि इंडिया को भी इंक्लूड कर लो, तो हो सकता है आने वाले दिनों में G7 में इंडिया इंक्लूड हो जाए। बाकी ये जल्दी किसी को एंट्री नहीं देते हैं, ये अपना कहते हैं ये हमारा अलग एलीट ग्रुप है। तो इसमें देश दुनिया भर की बड़ी बड़ी पावर्स हैं, लाइक यूएस है, कनाडा है, यूके है, फ्रांस है, इटली है, जापान है और जर्मनी है। रशिया भी इसका मेंबर था G7 का, तो जब रशिया ऐड हो गया था तो ये बन गया था G8।
लेकिन फिर रशिया ने क्रीमिया पे अटैक कर दिया, क्रीमिया एनेक्स कर लिया, उसके बाद रशिया को हटा दिया गया, फिर वापस से ये बन गया G7। ठीक है, इसमें ये 12 कंट्रीज और मिला दो तो वही बन जाता आपका G20। ठीक है, तो इसमें यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएस, ये 7 कंट्रीज इसका पार्ट है। तो अभी की जो मीटिंग हुई थी ये हिरोशिमा जापान में हुई थी। अब देखो हिरोशिमा जापान में मोदी जी गए थे, वहां पर गांधी जी का एक पुतला था उसे इनॉग्रेट किया, और वही सवाल आपका किसमें आ गया, करंट अफेयर आपका सीजीएल 2023 अभी जो यूडीसी दे के आए उसमें यही सवाल तो आया था कि मोदी जी ने अभी महात्मा गांधी के स्टैचू का उद्घाटन किया है तो वो कहाँ पर था, तो वो यही हिरोशिमा जब गए थे मोदी जी तो यहीं पर उद्घाटन किया था। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन कनेक्ट होते हैं बन जाते हैं। तो G7 कंट्रीज कैसे याद रखें, तो इसकी टेक्निक है फेवरेट इज जूस। ठीक है, या ऐसे याद रखो G7 कंट्रीज फेवरेट इज जूस। G7 कंट्री का फेवरेट जूस है। G7 के जी से क्या मतलब है, जर्मनी। फेवरेट के एफ से क्या मतलब है, फ्रांस। जूस का जे, जूस का जे बोले तो जापान। यू यूएसए, आई इटली, सी कनाडा। ठीक है, चाइना नहीं होगा, कनाडा। ई बचा सर, ई से याद रख लेना वो इंग्लैंड है ना, ई बोले तो वो इंग्लैंड, इंग्लैंड से याद रहेगा यूके। तो G7 कंट्रीज फेवरेट इज जूस, तो ये टेक्निक से याद रखोगे तो आपको G7 कंट्रीज कभी नहीं भूलोगे। ठीक है सर, चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बाद क्वेश्चन नंबर 82। रिसेंटली INS बख्शीर has commenced the sea trials. It is being developed under which of the following projects? अभी INS बख्शीर के सी ट्रायल्स स्टार्ट हो गए, तो ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17B, या प्रोजेक्ट 75, या प्रोजेक्ट 15A? बताइए सर। हाँ ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये गर्लफ्रेंड यूज करके, बिल्कुल इसको भी याद रख सकते हैं, है ना, ये भी आसान है। चलो, तो आइनेस बख्शीर हैज कमेंस्ड द सी ट्रायल्स, तो किस प्रोजेक्ट के तहत सर ये बन रहा है? चलो, करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 कलवरी क्लास सबमरीन्स बनाई गई ऑफ स्कॉर्पियन डिजाइन। ठीक है, वही ये फ्रांस की एक्चुअली डिजाइन थी, फ्रांस वाले इसे स्कॉर्पियन डिजाइन कहते हैं, हम ही ने उसका नाम रख दिया कलवरी। ठीक है, हम कह रहे हैं 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स बनाई जानी है इस प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, और उन सबमरीन्स का नाम क्या है, कलवरी, खंदेरी, करांच, वेला, बगीर, बख्शीर। 5 बन गई हैं, ये छठी बस बची है बनने को। ये स्कॉर्पियन सबमरीन या कह लो कलवरी क्लास सबमरीन क्या होती हैं, ये डीजल सबमरीन्स होती हैं। ठीक है, ये डीजल सबमरीन्स होती हैं, 2 तरह की सबमरीन्स होती हैं, एक होती है न्यूक्लियर पावर्ड और एक होती है आपका डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। ठीक है, तो ये आपका डीजल से चलती हैं। जो न्यूक्लियर पावर्ड होती है उनको जमीन मतलब सी सरफेस पे आने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक सी सरफेस के नीचे रह सकती हैं, बट डीजल सबमरीन को टाइम टू टाइम ऊपर आना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इनके साथ कुछ दिक्कत है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के साथ दो कुछ दिक्कतें। पहली दिक्कत क्या है, इनके पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम नहीं है, यानी इन्हें कुछ कुछ दिनों बाद वापस से ऊपर आना पड़ेगा अपनी बैटरियां चार्ज करने के लिए। अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम इनके पास होता तो इन्हें बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि इनके पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं तो इन्हें बार बार कुछ कुछ टाइम में, कुछ कुछ दिनों में, कुछ कुछ टाइम में ऊपर आना पड़ता है अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता है इनके पास तो ये ज्यादा साइलेंट रह पाती, ज्यादा क्वाइट रह पाती, जितना चुप रहेंगे उतना ही एनिमी को इनकी पोजीशन की जानकारी कम होगी। दूसरी लिमिटेशन क्या है इनमें है, इनमें जो मिसाइल है उसका नाम है एक्सोसेट SM-39। मिसाइल का नाम याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है
कि इनके पास जो मिसाइल है वो बहुत ज्यादा दूर की नहीं है, उसकी रेंज करीब करीब 70 किलोमीटर है, यानी इसको दुश्मन के बहुत नजदीक जाना पड़ेगा मिसाइल लॉन्च करने के लिए। तो इन दोनों सबमरीन से डील करने के लिए नया तरीका हमें चाहिए, नई डिजाइन ऑफ सबमरीन चाहिए, ठीक है। चलो, तो हमें इससे बेटर डिजाइन चाहिए। तो प्रोजेक्ट 75 में तो हमने ये 6 सबमरीन बनाई, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन। अब लेकिन इनमें दो हमने दिक्कतें डिस्कस कर ली, एक तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है, दूसरा इनके पास ज्यादा दूर की रेंज नहीं है। तो इन दोनों दिक्कतों से डील करने के लिए हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट 75I। कई लोगों को डाउट रहता है कि सर ये प्रोजेक्ट 75 क्या है, प्रोजेक्ट 75I क्या है। कई लोगों को लगता है एक है, दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। प्रोजेक्ट 75 क्या है, 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन जो बन रही है, 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन बन रही है, ठीक है। और सबमरीन के नाम क्या है, ध्यान रख लेना, बहुत काम आएंगे। कलवरी, खंदेरी, करांज, बेला, वगीर, बख्शी, ये 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन इसमें कवर्ड है। लेकिन इनमें दो दिक्कतें आ गई, दो प्रॉब्लम, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है, रेंज इनकी कम है। तो इनको कैटर करने के लिए हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट 75I, ठीक है। अंडर प्रोजेक्ट 75I इंडिया विल परचेज 6 नेक्स्ट जनरेशन डीजल सबमरीन, ठीक है। अब ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम डीजल की जगह न्यूक्लियर ले लेते हैं, हम डीजल सबमरीन परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब उनमें क्या होगा, सबसे पहली बात एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा, तो जिससे बार बार सबमरीन को बैटरी चार्ज करने के लिए ऊपर नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। और इनकी मिसाइल्स की रेंज भी हम बढ़ा देंगे, यानी जो दिक्कतें आ रही थी वो किस में रिजॉल्व हो जाएंगी, प्रोजेक्ट 75I में हो जाएंगी। उसके लिए कुछ सबमरीन मेकर्स को शॉर्टलिस्ट किया है सरकार ने। अभी उनके साथ सरकार डील वगैरह करेगी, देखेगी जो बेटर डील ऑफर करेगा टेंडर के थ्रू, उसको हायर कर लिया जाएगा, उससे डील कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका एक बेसिक, मेरे को डिफरेंस समझाना था बिटवीन प्रोजेक्ट 75 एंड प्रोजेक्ट 75I। तो ये जो वर्कशीट बन रही है सर, ठीक है, वर्कशीट जो बन रही है ये किस प्रोजेक्ट के तहत बन रही है, प्रोजेक्ट 75 के तहत बन रही है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, हो सकता है ऑप्शन में 75I भी दे दे, लेकिन आपको ये क्लैरिटी रखनी है, ठीक है सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बस मैं बोले जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप, फिर अपन आगे बढ़े। भूलने का वही इलाज है सर, जितना बेटर रिवीजन करोगे उतना ही याद रहेगा। ये भूलने की दिक्कत तो सर ये मतलब ये इंसानी दिक्कत है, इंसानों की प्रॉब्लम है ना, तो ये अकेले सिर्फ आपकी नहीं, सबकी है। कोई भी चीज आप आप अपना नाम 2 साल तक ना सुनो, भूल जाओगे, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 83। Recently, the Archaeological Survey of India has announced to add Kapileshwar Temple to its protected monument list. It is in which of the following states? एएसआई के पास एक पूरी लिस्ट होती है किसको प्रोटेक्ट करना है, किस मॉन्यूमेंट को, ठीक है। तो उसमें उसने अभी अनाउंस किया है कि कपिलेश्वर टेम्पल को भी ऐड करेंगे। तो ये कपिलेश्वर टेम्पल किस स्टेट में, झारखंड में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर कर्नाटका में। कपिलेश्वर टेम्पल से कहाँ पर है, टेम्पल तो ज्यादातर उड़ीसा में दिखाई देते हैं, तुक्का लगा देते हैं और तुक्का बैठ गया। कपिलेश्वर टेम्पल आपका कहाँ पर है, भुवनेश्वर, द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, वहां पर लोकेटेड है। अब इसी बात पर मेरे को उड़ीसा के सीएम साहब का नाम बताओ जरा। उड़ीसा के कैपिटल तो भुवनेश्वर हो गई, सीएम साहब कौन है, ठीक है। हाँ जी, मिस्टर नवीन पटनायक, ठीक है। मिस्टर नवीन पटनायक बिरजू जनता दल पार्टी से हैं, उसकी लीडर हैं, वो उड़ीसा के सीएम हैं।
न्यूज में भी रहते हैं ना, गुड सीएम की लिस्ट में जनरली आप उनकी एक अच्छी सीएम की छवि बनी हुई है, जनरली आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। Recently, bilateral naval exercise Al Muhid Al Hindi 2023 has commenced between India and which of the following countries? Al Muhid Al Hindi किन कंट्रीज के बीच हो रही है? यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर। ये क्वेश्चन कुछ टाइम पहले आया था करंट अफेयर्स में, तब भी हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अभी एक्सरसाइज फिर दोबारा से हो रही है, तो ये फिर न्यूज में आया। तो बताइए सर, अल मुहिर अल हिंदी ये एक्सरसाइज हम किस कंट्री के साथ कर रहे हैं? गवर्नर मुझे याद नहीं, आप चेक कर देना। ये सर हम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। अच्छा, सऊदी अरेबिया की कैपिटल बता सकते हैं? सऊदी अरेबिया की कैपिटल, तो ये आप देखो, ये वाला जो इलाका है, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया कहलाता है। और सऊदी अरेबिया के नीचे ही आपको ये यमन मिलेगा, इधर ओमान मिलेगा, ठीक है। यमन की कैपिटल है सना, ओमान की कैपिटल है मस्कट, और इधर मिलेगा यूएई, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, ठीक है। और इधर मिलेगा कतर, कतर की कैपिटल है दोहा। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, ठीक है। कैपिटल रियाद है, और इनकी जो करेंसी है वो रियाद नहीं है, करेंसी है रियाल, ठीक है। कैपिटल इनकी रियाद है, और इनकी करेंसी क्या है? रियाल। तो इनकी करेंसी पे भी इनका जो किंग होता है उसकी फोटो होती है, जस्ट लाइक यूके। यूके में जैसे अभी राजा चेंज हुए, किंग चार्ल्स बने, तो अब नई करेंसी छपेगी तो उस पर किंग चार्ल्स आपको दिखाई देंगे, है ना। इसी तरह से सऊदी अरेबिया में उसमें जो किंग होते हैं उसकी फोटो छपती है। तो अब जो नई करेंसी सऊदी अरेबिया में छपेगी, मतलब जब जब भी नए राजा आएंगे तो नए नई करेंसी में नई फोटो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85। Recently, which of the following state governments has launched the Jal Shala under the Jal Doot program? Which of the following state governments has launched the Jal Shala under the Jal Doot program? Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra. Which of the following state governments has launched the Jal Shala under the Jal Doot program? Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh या फिर महाराष्ट्र? Which of the following state governments have launched the Jal Shala under the Jal Doot program? हाँ, ये आसाम, ठीक, करेक्ट आंसर इज आसाम। Assam undertakes an ambitious water scheme to educate more than 2 lakh youngsters and जलदूत। मतलब जो जवान लोग हैं उनको बना दिया जाएगा जलदूत, ठीक है। और वो जलदूत क्या करेंगे? पानी को कंजर्व करने के अवेयरनेस को प्रमोट करेंगे, ठीक है। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाएगी? जलशाला जो है, जलशाला, वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। वो क्या बन जाएंगे? जलदूत बन जाएंगे, ठीक है। ये सब काम का चल रहा है आसाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 86। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन स्worn इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? तो अभी कर्नाटका के नए सीएम कौन बने? शाला का मतलब होता है प्लेस, शाला का मतलब होता है प्लेस। जैसे पाठशाला, एक हिंदी का वर्ड होता है पाठशाला, जहां पे पढ़ाई होती हो। एक वर्ड होता है गौशाला, जहां पर गाय रहती हो। इसी तरह से जलशाला, जलशाला जहां पर पानी के रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। शाला का मतलब होता है प्लेस। हाँ, तो अभी इलेक्शन तो सर हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं, बाकी न्यूज छोड़ देते हैं।
हाँ, तो इसका तो हम सही जवाब देंगे। करेक्ट आंसर इज सिद्धारमैया जी इज नाउ द करेंट सीएम ऑफ आपका क्या कहते हैं कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल पूछ ली थी फायरमैन में, बैंगलोर। फायरमैन या एमटीएस में पूछी थी, ठीक है, लेकिन कर्नाटका की कैपिटल पूछ चुके हैं, तो ध्यान रखना बैंगलोर। अब देखो, जैसे आपको याद होगा मैंने आर्टिकल 74 बताया, ठीक है, 75 बताया। 74 कहता है कि देयर शैल बी प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। इसी में 89 ऐड कर दो, क्या मिलता है 163। तो आर्टिकल 163 स्टेट में काम करेगा, वहां पे प्रेसिडेंट होते थे, यहाँ पर गवर्नर होंगे, वहां पर प्राइम मिनिस्टर होंगे, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होंगे। तो गवर्नर इज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हिच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 क्या कह रहा था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। इसी तरह से इसमें 89 ऐड कर दो, मिल जाएगा आर्टिकल 164। ये कहता है गवर्नमेंट अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड लेटर चीफ मिनिस्टर रिकमेंड्स गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। तो वहां पर यूनियन में थे 74 75, यहाँ पर हो जाएंगे 163 164। इनको याद रखो 74 75, इसमें बस 89 ऐड कर दोगे आप तो 163 164 बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, विद्याशाला कह सकते हैं, स्कूल को बिल्कुल कह सकते हैं। उसके अलावा एक आर्टिकल 167 है जिसके तहत चीफ मिनिस्टर हैज टू कम्युनिकेट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस दैट आर टेकन बाय हिम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर। चलो, क्वेश्चन नंबर 87। Recently, Shally Singh has won a bronze medal in the Seiko Golden Grand Prix 2023 in Yokohama, जापान। तो ये थोड़ा ध्यान देना, योकोहामा कहाँ पर है, ये शहर जापान का है। शी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी जो शैली सिंह है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में। ये आपका स्पोर्ट्स के इवेंट का नाम है सीको गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो सवाल ये है कि शैली सिंह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट या फिर 100 मीटर स्प्रिंट। तो इसका करेक्ट आंसर इज लॉन्ग जंप, ठीक है। तो शैली सिंह किससे रिलेटेड है सर, लॉन्ग जंप से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स या स्पोर्ट्स की नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक स्पोर्ट पर्सनालिटी का नाम दे दिया जाएगा और ये बताना पड़ेगा ये स्पोर्ट पर्सनालिटी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88। Which of the following countries has honored PM Shri Narendra Modi with the comparison of the Order of Lubuhu? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगो। ये प्राइज है उस कंट्री का, तो ये मोदी जी को मिला है, बताइए। हाँ, तो अभी मोदी जी कहाँ गए थे, लोगों का प्राइज कहाँ मिला है। तो करेक्ट आंसर इज पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है। मोदी जी पापुआ न्यू गिनिया गए थे, तो वहां से उन्हें ये प्राइज मिला। तो देखो ये जो पूरा आइलैंड है ना, ये वाला जो पूरा आइलैंड है ये गिनिया आइलैंड कहलाता है। इसका जो आधा पोर्शन है ये इंडोनेशिया के पास है, ठीक है, ये इंडोनेशिया की टेरिटरी है। और बाकी का जो आधा पोर्शन है ये एक सेपरेट कंट्री है, उस सेपरेट कंट्री का नाम है पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है। हाँ, अभी तक के वो हाईएस्ट अवार्ड वाले प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। चलो, तो ये जो आपका कंट्री है इसकी कैपिटल बता सकते हैं, पापुआ न्यू गिनिया की कैपिटल बताइए जरा।
हाँ जी, पापुआ न्यू गिनिया की कैपिटल क्या होगी? बिल्कुल, पोर्ट मोरेस्बी। पापुआ न्यू गिनिया की कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी। ठीक है, देखो करंट अफेयर्स के साथ इसी तरह से कनेक्ट रहोगे तो ये चीजें बर्डन नहीं लगेगी कि अलग से कैपिटल्स याद कर रहे हो। तो यही करंट अफेयर्स बार बार रिवाइज करोगे तो अपने आप याद होता चला जाएगा। ठीक है, while coming to the next question, question number 89, which of the following countries has announced a 12-point action plan to strengthen its partnership with Pacific Island countries? ठीक है, जैसे पापुआ न्यू गिनिया है और इसके आसपास की जो कंट्रीज है ये पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कहलाती हैं। तो इनके साथ अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस कंट्री ने 12 पॉइंट एक्शन प्लान लॉन्च किया है? आई लाइक योर क्लासेस। शुक्रिया। देख लेना क्रश मैसेज ना पढ़ ले। हाँ, ये 12 पॉइंट एक्शन प्लान, अब देखो कनेक्ट करो, मोदी जी गए, पापुआ न्यू गिनिया गए, तो क्यों गए सर? ये पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को ही कनेक्ट करने गए थे, है ना? तो जो पापुआ न्यू गिनिया प्रधानमंत्री गए थे, ठीक है, तो वहीं देखो पोर्ट मॉरेस्बी वहां की जो कैपिटल है, वहां से प्रधानमंत्री ने ये 12 पॉइंट एक्शन प्लान को लॉन्च किया। अब क्या क्या है, मतलब इसके रिगार्डिंग सवाल नहीं आएगा, बट फिर भी एक मैंने सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दी है कि 12 पॉइंट एक्शन प्लान में क्या करेंगे। फिजी, एक फिजी आइलैंड है, ठीक है, फिजी आइलैंड ये एक आपका सेपरेट कंट्री है। ये यहाँ से भी मोदी जी का अवार्ड मिल चुका है, फिजी आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर एक 100 बेड सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल खोलेंगे। आईटी साइबर सिक्योरिटी टेक ट्रेनिंग हब खुलेगा पापुआ न्यू गिनिया में। ठीक है, उसके अलावा 1000 स्कॉलरशिप्स आने वाली है जिसको सागर अमृत स्कॉलरशिप कहा जाएगा। जयपुर फूड कैंप खोलेगा पीएनजी, मतलब वही पापुआ न्यू गिनिया में 2023 में। उसके अलावा फिपिक एसएमई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए। डिसैलिनेशन यूनिट्स लगाया जाएगा, क्योंकि देखो ये सारी जो आइलैंड कंट्रीज है ना, इनके पास रिवर इतनी नहीं है, इनके पास समंदर का ही पानी है, लेकिन समंदर का पानी ये डायरेक्ट नहीं पी सकते, तो इनको डिसैलिनेशन प्लांट्स की जरूरत पड़ती है, डिसैलाइन करना पड़ता है, तो इनके पानी व्यवस्था के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। सी एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की जाएंगी कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड एम्बुलेंस पहुंच जा सके। डायलिसिस यूनिट्स लगेंगे, 24 इमरजेंसी हेल्पलाइन लगेगी। जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे ताकि सस्ते में मेडिसिन मिल सके। योगा सेंटर्स खोले जाएंगे। तो ये कुल मिला के 12 पॉइंट एक्शन प्लान है जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया। ठीक है, और ये सारी जो कंट्रीज हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं सर आपका पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। इनको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, एक माइक्रोनेशिया, एक मेलानेशिया, एक पॉलिनेशिया। ब्रॉडली आप इन्हीं तो 3 को सुनोगे। एक ऑस्ट्रानेशिया भी कह दिया जाता है जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया बस एक आइलैंड कंट्री आता है। ठीक है, तो माइक्रोनेशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं आपका, जैसे किरीबाती, मार्शल आइलैंड, कैरोलिन आइलैंड, ये पलाऊ, ये आपका किस में हो गए, माइक्रोनेशिया में। मेलानेशिया में जैसे ये पापुआ न्यू गिनी, ये पूरा न्यू गिनी आ जाता है, इंडोनेशिया वाला भी मिला लो तो। बिस्मार्क हो गया, सोलोमन फेमस है ना, फिजी फेमस है। पॉलिनेशिया में देखोगे तो आपका कुक आइलैंड फेमस है ना, आपका हवाई बहुत फेमस है, ये यूएसए की टेरिटरी है हवाई। ठीक है, इसके अलावा तुवालू, समोआ, समोआ यूएसए की टेरिटरी है। न्यूजीलैंड है, ईस्टर आइलैंड है, तो ये सब किसके हैं, पॉलिनेशिया के पार्ट है। तो ये क्वेश्चन एपीएसएसबी तो कभी नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन जो एपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्हें ध्यान रहना चाहिए कि माइक्रोनेशिया में कौन कौन से आइलैंड कंट्रीज हैं, मेलानेशिया में कौन कौन है, पॉलिनेशिया में कौन कौन है। ठीक है, तो वो जो हमारा एपीपीएससी वाला कोर्स है उसमें हम ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ते हैं, वहां मैंने रटाई भी है। ठीक है,
चलो सर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 89। चलो ठीक है फिर, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी आपका फिर मैथ्स का भी क्लास का टाइम होने जा रहा है, तो अभी आज क्लास यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। तो आगे के क्वेश्चंस फिर हम लोग सर अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास में ये मई कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी अगली क्लास में फिर हम लोग जून का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है सर। चलिए ठीक है, तो फिर आगे की चीजें फिर अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने कलीग्स के साथ आप शेयर कर देना। मिलते हैं सर फिर अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। हाँ जी, देखो जून का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही मैं कर दूंगा ना, अभी कोशिश तो रहती जल्दी से जल्दी हो जाए, जैसे ही हो जाएगा आपको मिल जाएगा जून का, ठीक है, आप परेशान ना हो। ठीक है, गुड बाय।